हर किसी का सपना होता है कि खुद का अपना घर। तो होम लोन के लिए जनरली कैसे हमें होम लोन मिलती है? अगर एक होम लोन कितनी टाइप के होते हैं? तो जनरली 4 टाइप के हमें होम लोन मिलती है कि कैसे हमें होगी। एक होता है कि हमें एक नया घर खरीदना है, एक फ्लैट खरीदना है कोई बिल्डर से, कोई एक्जिस्टिंग सेलर से, तो होम परचेज लोन अपने को मिलती है। सेकंड मिलती है एक होम इम्प्रूवमेंट लोन, तो जिसमें रिपेयर या फिर रिनोवेशन करना, अगर कोई मरम्मत करानी है, बिल्डिंग कुछ टूट गई है, अपने को कुछ पार्ट को मरम्मत रिपेयर कराना है, तो रिनोवेट करना है, तो उसके लिए हमको होम इम्प्रूवमेंट लोन मिलती है। और थर्ड कैटेगरी आती है सेल्फ कंस्ट्रक्शन लोन। अपनी बहुत काफी सालों से अपनी खुद की जमीन है, हम समझते थे कि इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करके अपना खुद का घर बनाया है, तो उसमें क्या है, एक सेल्फ कंस्ट्रक्शन लोन के लिए भी हमें होम लोन मिलती है। एक आता है, चौथा कैटेगरी आता है होम एक्सटेंशन लोन। अभी जैसे कि देख रहे हैं कि काफी सिटीज में हम देखें, स्टेट गवर्नमेंट ने जो काफी सारा इतना सारा रूल चेंज किया है रेरा के एक्ट में। तो इसमें क्या होता है कि पहले जो अपने को एफएसआई, अब स्टेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया। पहले जो स्टेट गवर्नमेंट ने अब 1.5 था तो वो 3 कर दिया। तो पहले G+2 का ही था हमारा पास अप्रूवल, अब वो एफएसआई बढ़ गया तो G+4 कर सकते थे। तो वो 2 और माले बढ़ाने के लिए भी हमको ये होम एक्सटेंशन लोन अपने को मिल सकती है होम लोन के तहत। अब होम लोन किसे किसे मिल सकती है? तो इसमें जनरली बैंकों ने 3 कैटेगरी डिवाइड करके रखा है। सबसे पहला कैटेगरी है सैलरीड इंडिविजुअल। सैलरीड इंडिविजुअल वो होता है जिसको मंथली सैलरी मिलती है, चाहे वो टीचर्स हो, कोई भी एम्प्लॉय हो, कोई भी कंपनी में काम करता हो। और सेकंड होता है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल। और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल वो होता है, वो प्रोफेशनल, वो क्वालिफाइड प्रोफेशनल जो खुद की उसकी ऑफिस हो या फिर खुद की क्लिनिक, जैसे डॉक्टर का खुद का क्लिनिक होता है, सीए की ऑफिस हो गई, इंजीनियर की ऑफिस हो गई, कंसल्टिंग की। अब तीसरा कैटेगरी आता है सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस। सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस मतलब व्यापारी एक व्यापारी चाहे वो 3 टाइप के हो सकता है। कैसे? एक रिटेलर होता है, एक होलसेलर होता है, एक मैन्युफैक्चरर होता है। अब आ जाते हैं क्राइटेरिया। बैंक हमें सैलरीड एम्प्लॉय को किस क्राइटेरिया, किस बेसिस में हमें ये लोन देते हैं? तो सबसे पहला मापदंड होता है सैलरी, कि सैलरी उस सामने वाले सैलरीड इंडिविजुअल को कितनी सैलरी आई। तो यहाँ पे जनरली मेट्रो और नॉन मेट्रो होती है। मेट्रो अगर होता है तो मिनिमम सैलरी 25,000 और नॉन मेट्रो होता है तो 18,000। तो कभी कभी हम ये डेविएशन भी ले सकते हैं बैंक से। तो डेविएशन अगर लेते हैं तो मेट्रो सिटीज में वो 25,000 से 21,000 सैलरी को भी हम कैलकुलेट करते हैं, और नॉन मेट्रो सिटीज में वो 18,000 से वो 15,000 को भी हम सैलरी को कैलकुलेशन में लेके आते हैं। ईएमआई रिकॉर्ड, अगर पुरानी हमारी कुछ लोन चल रही है, ऑलरेडी है, एग्जिस्टिंग लोन हम अवेल किए हुए हैं, तो लास्ट 6 मंथ की ईएमआई एक भी चेक की बाउंसेस नहीं होना चाहिए, इनवर्ट रिटर्न कुछ भी चेक बाउंसेस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज बैंक यहाँ पे रिजेक्शन की संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है। सिविल स्कोर मिनिमम यहाँ पे 650 मिनिमम सिविल स्कोर होनी चाहिए। अदरवाइज उसके 650 के नीचे होती है तो यहाँ पे फिर से रिजेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। और यहाँ पे एज, मिनिमम एज 23 साल से लेकर मैक्सिमम 60 साल की होती है, क्योंकि यहाँ पे 23 साल से 60 इसलिए यहाँ पे किया गया था क्योंकि यहाँ पे होम लोन की अवधि मिनिमम 10 साल से लेकर 30 साल तक रहती है। तो इसलिए यहाँ पे क्राइटेरिया में एज का भी फैक्टर दिया गया है कि 23 साल से मिनिमम 60 साल तक की इंडिविजुअल को यहाँ पे होम लोन मिल सकता है। अब हो गया लोन अमाउंट स्लैब। लोन अमाउंट कैसे एक बैंक लोन को एसेस करता है? तो लोन अमाउंट एसेस करने के लिए बैंक क्या करता है, आइदर 70% ऑफ द मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी या फिर 80% ऑफ द एग्रीमेंट वैल्यू, जो दोनों में से सबसे कम होता है उसके उसमें वो लोन सैंक्शन करता है। तो सपोज अगर 1 लाख का मेरा सपोज एक प्रॉपर्टी है, 1 लाख की मार्केट वैल्यू आ रही है, तो उसकी 70,000 की लोन सैंक्शन होती है। अगर रजिस्टर्ड वैल्यू मेरी अगर 1 लाख की हो रही है तो 80,000 है, तो 70 और 80 जो दोनों में से सबसे कम अमाउंट है 70,000, क्योंकि यहाँ बैंक ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता है, तो इसलिए यहाँ 70,000 की लोन सैंक्शन करता है। और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट जैसे कि कुछ जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होती है प्रॉपर्टी की, सारी सेल डीड, मदर डीड, सैंक्शन प्लान, सीसी, ओसी हो गया, चेन डीड हो गया, लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट, तो ये जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ भी डॉक्यूमेंट्स होती है वो डॉक्यूमेंट लगते ही लगते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक टू बैंक, इन्वेस्ट टू बैंक प्लस कैटेगरी, जो सैलरी इंडिविजुअल है वो किस कैटेगरी में आता है, तो जनरली ये 8.75 से लेके 21% तक भी लाई करता है। और 10 ईयर, अगेन जैसे आपने बोला था कि होम लोन का 10 ईयर होता है, 10 ईयर्स टू 30 ईयर्स। अब क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया जो थी अपने हमने जो डिस्कस किया था, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस, तो दोनों को
बैंक एक ही नजरिए में देखता है कि दोनों एक तरफ से देखा जाए तो बिजनेस ही है। तो यहाँ पे ये सैलरीड एम्प्लॉय, तो यहाँ पे मंथली कोई फिक्स इनकम है नहीं, तो यहाँ पे इनकी जजमेंट थ्रू आईटीआर होती है कि मिनिमम और नेट प्रॉफिट, जो ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट जो दिखाते हैं, ये उस हिसाब से होती है। तो यहाँ पे मिनिमम नेट प्रॉफिट अगर मेट्रो सिटी में है तो उसका, उस प्रोफेशनल या फिर उस बिजनेसमैन के लिए नेट प्रॉफिट 2.5 लाख होना चाहिए, 2,50,000 होना चाहिए। और नॉन मेट्रो सिटी होता है तो वो 1.5 लाख, 1.5 लाख की मिनिमम प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दिखानी ही पड़ेगा। ईएमआई देखो, ईएमआई जैसे कि लास्ट 6 मंथ में अगेन कोई चेक बाउंसेस होनी नहीं चाहिए। अगर ईएमआई, अगर कोई चेक बाउंस होती है तो अगेन रिजेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। सिविल स्कोर सेम यहाँ रखते हैं, सिविल स्कोर भी 650 मिनिमम सिविल स्कोर मेंटेन करना जरूरी है। और एज लेवल भी मिनिमम यहाँ पे 21 से 70। जनरली बिजनेसमैन क्या होता है, जो पहले से ही फोकस रखते हैं कि बिजनेस में ही जाना चाहता है, तो वो 21 ईयर से चालू कर देते हैं। और यहाँ पे बिजनेस क्या होता है, इसमें 70 ईयर्स तक भी मतलब कोई कोई करते हैं, तो यहाँ 21 से लेके 70 ईयर्स तक की यहाँ पे मिनिमम एज रखे हुए हैं। और लोन अमाउंट स्लैब सेम है, 70% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी और 80% ऑफ एग्रीमेंट वैल्यू, विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से जो कम रहेगा वही लोन अपने को सैंक्शन मिलेगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8.75 से लेकर 21% तक बैंक टू बैंक डिफर करता है, तो अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट आने की संभावना है। और 10 ईयर, अगेन 10 ईयर्स टू 30 ईयर्स ही अपने को होम लोन की 10 ईयर मिलती है। ठीक है। अब क्राइटेरिया के बाद अपने को क्या डॉक्यूमेंट लगती है एग्जैक्टली, अगर हमें होम लोन चाहिए तो वो, अगर एक सैलरीड इंडिविजुअल है तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर वो कोई बड़ी कंपनी कैट ए या फिर कैट बी कंपनी में काम कर रहा है तो उसे लेटेस्ट फॉर्म 16 मिलेगी। अगर वो नहीं मिलती है फॉर्म 16 तो वो 3 साल का आईटीआर देगा। और दूसरा डॉक्यूमेंट लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप देगा। और तीसरा डॉक्यूमेंट, अगर वो अपॉइंटमेंट लेटर या फिर इंक्रीमेंट लेटर या फिर प्रीवियस नई कंपनी कोई ज्वाइन किया है तो उसकी पुरानी कंपनी की प्रीवियस एक्सपीरियंस लेटर, ये रिक्वायरमेंट रहती है। और चौथा, लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, जो लेटेस्ट जो 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट है वो अपने को रिक्वायरमेंट रहती है। एग्जिस्टिंग सैंक्शन लेटर, अगर अगर सैलरीड इंडिविजुअल, अगर कुछ कोई इंडिविजुअल जो है जो कुछ लोन कुछ लेके रखा हुआ है, सपोज बहुत सारे सैलरीड इंडिविजुअल पर्सनल लोन लेके भी रखते हैं, तो उनकी एग्जिस्टिंग सैंक्शन लेटर भी अपने को रिक्वायरमेंट रहेगी विद रीपेमेंट शेड्यूल। ताकि बैंक जब होम लोन, जब उसकी ईएमआई या फिर होम लोन जब कैलकुलेशन करेगा तो इसका ऑब्लिगेशन भी चेक करके उसकी कितनी ईएमआई बैठ रही है, तो ये सैंक्शन लेटर से अपने को आइडिया मिलती है। तो ये सैंक्शन लेटर भी मेजर डॉक्यूमेंट है। और छठा डॉक्यूमेंट है केवाईसी, पैन कार्ड और आधार कार्ड। जैसे कि पैन कार्ड एंड आधार कार्ड तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ही केवाईसी के लिए। अब दूसरी आ गई है डॉक्यूमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और बिजनेसमैन, मतलब दोनों ही व्यापारियों के लिए, जो बिजनेसमैन और जो प्रोफेशनल्स है उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगती है। तो यहाँ पे अगेन जो बिजनेस होती है वो 3 टाइप की होती है, इधर वो प्रोप्राइटरशिप होती है या फिर पार्टनरशिप होती है या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। तो यहाँ पे केवाईसी में जैसे प्रोप्राइटरशिप में पैन कार्ड और आधार कार्ड अपने को देना ही पड़ता है। और पार्टनरशिप में अगर होती है तो यहाँ बहुत सारे काफी पार्टनर रहते हैं, पैन कार्ड और आधार कार्ड हर फर्म का से लेके सारे पार्टनर्स के देने पड़ते हैं। प्राइवेट लिमिटेड है तो कंपनी की पैन कार्ड हो गई, सारे केवाईसी और डायरेक्टर पैन कार्ड और आधार कार्ड सारे डायरेक्टर्स के देने पड़ते हैं। इनकम टैक्स 3 साल की इनकम टैक्स विद कंप्यूटेशन अपने को देना है, क्योंकि कैसे कहाँ से ये इनकम आ रही है कैसे, तो कंप्यूटेशन से दिखता है। और सीए सर्टिफाइड अपने को उसकी कंप्यूटेशन चाहिए होती है। अगर ऑडिटेड बैलेंस शीट है तो अपने को ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस विद ऑल एनेक्शर, ऑल शेड्यूल्स अपने को डॉक्यूमेंट रिक्वायर पड़ती है। और कंपनी है, इनके तो कंपनी कंपनी में क्या होता है केवाईसी में, जैसे हमने पैन कार्ड आधार कार्ड बोला था तो उसमें एक मेमोरेंडम एमओए और एमओए एओए और सीओए भी होता है, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए होती है, वो अपने को मैंडेटरी होती है। और पार्टनरशिप फर्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पार्टनरशिप डीड। और ये पार्टनरशिप डीड जो होती है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। तो विदाउट रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड भी ये, इसमें भी सैंक्शन में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसमें बैंक कंडीशन डाल सकता है कि आपको ये रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड करनी पड़ेगी वो। और अगेन बिजनेस स्टेबिलिटी प्रूफ कि कितने साल से ये बिजनेस चल रहा है, कितने 3 साल से या फिर 4 साल से, तो उसके लिए जो कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं जो लोकल म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन देते हैं या फिर सेंटर की तरफ से देते हैं, शॉप एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट, ट्रेड लाइसेंस सर्टिफिकेट, फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सेट्रा।
सो अगेन जो सातवां आ गया है, अगेन वही सेम चीज, अगर वो पुराना कुछ लोन अगर चल रही है उसके साथ में, मतलब बिजनेस में हम काफी टाइप के लोन लेके रखते हैं, जैसे ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल लोन लेते हैं, कोई टर्म लोन लेके रखे रहते हैं, तो सारी के अपने को सैंक्शन लेटर अपने को विद रिपेमेंट शेड्यूल अपने को देना पड़ता है। और प्रोफेशनल, अब इसमें एक दो चीज आ गई, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है तो उसको अपना एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अपने को देना पड़ता है। अगर एक सीए है तो उसको एक अपने सीए आईसीए इंस्टीट्यूट से जो मान्यता, जो उसको जो सर्टिफिकेट मिलती है वो सर्टिफिकेट देना पड़ता है। या फिर डॉक्टर है तो उसकी सीए डिग्री अपने को देनी पड़ती है, ताकि वो उसे प्रोफेशनल कैटेगरी में डाला जाए। अब बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे स्टेटमेंट दरकार पड़ती है, और कोई भी बिजनेस होता है तो उसका करंट अकाउंट होता है, जो चालू खाता होता है, या फिर 1 ईयर की बैंक स्टेटमेंट, करंट अकाउंट दरकार पड़ता है, और प्लस सेविंग अकाउंट भी अपने को रिक्वायरमेंट होती है। और ओनरशिप प्रूफ, तो ओनरशिप या फिर खुद का अपना खुद का रेसिडेंस है, या फिर खुद का ऑफिस है, दो में से एक, या फिर चाहे वो कोई ब्लड रिलेशन में ही आए, तो अपने को यहाँ ओनरशिप प्रूफ भी अपने को जमा करना है।